नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट एमए पॉलिटिकल साइंस का 4th पेपर, जिसमें आज हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें भी जो हमारा फोकस रहेगा वो रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से जो अभिप्राय है, पहले हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कार्मिक प्रशासन अर्थात कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तें, वर्गीकरण तथा उनके विकास से संबंधित गतिविधियां प्रशासनिक संगठनों की अनिवार्यता है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में सम्मिलित स्टाफिंग कार्मिक प्रशासन को ही इंगित करता है। किसी भी संगठन में कार्यरत मानवीय श्रम शक्ति कार्मिक ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मानव संसाधन ही अन्य संसाधनों जैसे मशीन, धन, तकनीक तथा कच्ची सामग्री इत्यादि का सदुपयोग सुनिश्चित करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संगठन में श्रेष्ठ कार्मिकों को भर्ती किया जाए तथा सेवा काल में कार्मिकों को विकास तथा संतुष्टि के अवसर प्रदान किए जाए। कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन का एक विशिष्ट अंग है। निजी प्रशासन में भी कार्मिक प्रबंध सदैव से ही महत्वपूर्ण भाग रहा है। कार्मिक प्रशासन या कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक कृत्यों को प्राय सेवी वर्गीय यानी स्टाफ प्रबंध, जनशक्ति प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, श्रम संबंध तथा औद्योगिक संबंध भी कह दिया जाता है। मानव संसाधन विकास HRD की बढ़ती महत्वता तथा लोकप्रिय अवधारणा ने संगठनों में कार्मिक प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास को एकाकार कर दिया है। बहुत से निजी उद्योगों, संगठनों तथा लोक उपक्रमों में कार्मिक प्रशासन को HRD यूनिट भी कहा जाने लगा है। कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वर्गीकरण, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, पेंशन, अवकाश, पुरस्कार, दंड, आचार संहिता, वृत्ति का विकास, पदस्थापन, स्थानांतरण, अभिप्रेरण एवं मनोबल, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, कार्मिक संघ तथा सेवा अभिलेख संधारण इत्यादि कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ प्रस्तुत विवरण में सरकारी कार्मिकों यानी लोक सेवकों के कार्मिक प्रशासन के कतिपय आयामों का ही हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। लोक सेवाओं का अर्थ सिविल सर्विस मीनिंग। आधुनिक युग में लोक सेवाएं सरकार के नियंत्रण तथा संरक्षण में कार्यरत हैं। वे कार्मिक हैं जो शासन की नीतियों, कार्यक्रमों तथा विधियों के क्रियान्वयन में संलग्न हैं, ताकि राज्य की रक्षा, जन कल्याण तथा विकास के लक्ष्य प्राप्त हो सके। लोक सेवाओं को असैनिक सेवाएं भी कहा जाता है। लोक सेवा अर्थात सिविल सर्विस शब्द की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए हुई। आधुनिक लोक सेवाओं का उद्भव भी पश्चिमी यूरोप में ही हुआ, जबकि प्राचीन काल में लोक सेवाओं का जन्म ईस्वी सन 6 में चीन में हुआ। ब्रिटेन में सिविल सेवा का तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज यानी महारानी के सेवक जो असैनिक रूप से सेवायोजित हों और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतया तथा प्रत्यक्षतः उस धनराशि में से दिया जाता हो जो संसद द्वारा इस हेतु स्वीकृत की गई हो। LD वाइट के अनुसार लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। स्टूडेंट, यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जो सरकार को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करती है। न्यू वेबस्टर 20वीं सदी विश्वकोश के अनुसार लोक सेवाओं से आश्रय निम्नलिखित सेवाओं या कार्मिकों से रक्षा तथा न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त वे सभी कार्मिक
जो सरकारी प्रशासन में नियुक्त हैं। नंबर 2, ऐसी सरकारी सेवा जिसमें कार्मिक का कार्यकाल सुरक्षित है तथा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करता है। नंबर 3, सरकारी विनियमों के अधीन गठित सेवा लोक सेवा है। अमेरिकन विश्वकोश में दी गई परिभाषा के अनुसार लोक सेवाएं उन संगठित वेतनभोगी कार्मिकों के निकाय को कहते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे सेवाएं तथा इनका नामकरण विभिन्न देशों की परंपराओं के अनुसार ही हो सकता है। यद्यपि आधुनिक राज्य में अधिकांश सेवाएं लोक सेवाएं ही हैं, तथापि चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा रक्षा कार्मिक लोक सेवा से बाहर माने जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के 12वें विवरण के अनुसार सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्य के लिए शुल्क या कमीशन पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है। लोक सेवा या लोक सेवक की अभी तक स्पष्ट तथा सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो सकी है। विकासशील देशों में लोक सेवाओं की जो भूमिका है वो वर्तमान विश्व की किसी भी शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं के बिना शासन की नीतियाँ तथा कार्यक्रमों के संचालन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। विकसित देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्रियाएं परिपक्वता या आधुनिकता के स्तर पर आ चुकी हैं और इन्हीं क्रियाओं के संदर्भ में वहाँ का लोक प्रशासन भी परिवर्तित हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के परंपरागत गढ़ धाराशाही होने लगे तथा एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नव स्वतंत्र अर्थात विकासशील देशों का उदय होने लगा। ये विकासशील देश, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, अपनी रूढ़िवादी परंपराओं, अशिक्षाओं, धार्मिक कट्टरता, जाति या वर्ग वैमनस्य, भाषाई संकीर्णता, संसाधनों की विभिन्नता तथा कमजोर आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित है। यहाँ का प्रशासन तंत्र मुख्यतः उपनिवेशकालीन संस्कृति से प्रभावित है, जिसमें कठोर नौकरशाही के अवगुण तथा विशेषज्ञता का अभाव व्याप्त है। इन विसंगतियों के बावजूद भी विकासशील देशों में लोक सेवाएं ही विकास के सपने साकार करने में सक्षम हैं। इन्हीं देशों की परिवर्तित परिस्थितियों तथा आकांक्षाओं में लोक सेवाओं की बढ़ती भूमिकाओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक, सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना, आर्थिक सामाजिक विकास को गति प्रदान करना और राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करना। लोक सेवाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर ऑग ने कहा है, सरकार का अर्थ केवल कैबिनेट, राज्य या उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव द्वारा ही पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ना ही इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये कर एकत्र करें, लेखा परीक्षण करें, कारखानों का निरीक्षण करें, जनगणना करें या डाक व समाचार वितरण जैसा कार्य करें। ऐसे बहुमुखी कार्य तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही किए जाते हैं जिन्हें स्थायी लोक सेवा कहा जाता है। स्त्री पुरुष का यह विशाल समूह ही देश में एक छोर से दूसरे छोर तक विधि का पालन करता है और इन्हीं के द्वारा जनसाधारण नित्य प्रति सरकार के निकट संपर्क में आता है। जनता की दृष्टि में इन लोक सेवाओं का महत्व भले ही कम हो, किंतु मंत्रालयों के लिए काम करने वालों की यह सेना सरकार के उन उद्देश्यों को जिनके लिए सरकार विद्यमान है पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता में सहायक होती हैं। लोक सेवाएं आजीविका का माध्यम ही हैं और लोकतंत्र एवं सभ्यता की संरक्षक हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में लोक सेवाएं एक महत्वपूर्ण निकाय हैं जो संपूर्ण विकास तंत्र का प्रमुख आधार भी है। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको नौकरशाही के बारे में बताऊंगी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? इसका अर्थ है नौकरशाही कर्मचारी तंत्र अर्थात ब्यूरोक्रेसी एक विश्वव्यापी विशेषता है
मूलतः फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से ब्यूरोक्रेसी बनी है। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का अर्थ है लिखने की मेज या डेस्क। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कर्टेना से हुई है, जिसका अर्थ है सशक्त होना। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी के लिए फ्रेंच अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्ने ने सन 1745 में 1745 में किया था। उन्होंने तत्कालीन फ्रांस की अर्थव्यवस्था को नौकरशाही की विफलता मानते हुए कहा था कि फ्रांस को ब्यूरोमेनिया रोग हो गया है। कालांतर में कर्मचारी तंत्र में व्याप्त कमियां और नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय बनते चले। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को गणित रूप में नहीं बल्कि कुशल संगठन के रूप में रेखांकित किया है। मार्टिन एल्ब्रोग के अनुसार वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया है, बल्कि वेबर ने नौकरशाही के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया है: यह नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह है। पीटर एफ ब्लाउ के शब्दों में, कोई भी ऐसा संगठन जो बहुत बड़े आधार पर प्रशासनिक कार्यों को क्रमबद्ध रूप से संचालित करने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, उसे नौकरशाही कहा जा सकता है। फ्रेंच अकादमी द्वारा प्रकाशित शब्दकोश में नौकरशाही को शासकीय कार्यालयों के अध्यक्षों तथा कर्मचारियों की शक्ति और प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: कार्य की निरंतरता, निश्चित नियम, प्राधिकारों की समुचित व्यवस्था, सरकारी साधनों पर कार्मिक स्वामित्व, लिखित प्रलेख, पद सोपान, कार्य विभाजन और औपचारिकता। कार्यकुशलता, विशेषीकरण, योग्यता आधारित चयन, आजीविका की व्यवस्था, निश्चित पारिश्रमिक और तटस्थता, ये सारी विशेषताएं नौकरशाही को और भी पावरफुल बनाती हैं। इस प्रकार वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही के लक्षणों में स्पष्ट श्रम विभाजन, नियमबद्धता, सत्ता का प्रदत्तीकरण, स्थायी जीविका, योग्यता एवं कुशलता, औपचारिकता तथा पद सोपान इत्यादि महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसके बाद बच्चों हम सीधे रिक्रूटमेंट पर आते हैं कि भर्ती क्या होती है और भर्ती के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं। किसी भी संगठन की कार्यकुशलता तथा प्रतिष्ठा उसमें कार्यरत व्यक्तियों के कौशल तथा मनोबल पर निर्भर करती है। संभवतः कार्मिक प्रशासन का यह प्रमुख बिंदु भर्ती ही है। एक बार कोई अयोग्य या अकर्मण्य व्यक्ति भर्ती प्रक्रियाओं की न्यूनताओं के कारण किसी संगठन में प्रवेश कर जाए तो उसका दंड संगठन को बरसों भुगतना पड़ता है। अतः भर्ती पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्याणकारी राज्य में सरकार के दायित्वों की पूर्ति लोक सेवाओं के माध्यम से होती है। अतः योग्यता आधारित निष्पक्ष तथा व्यवहारिक भर्ती प्रणाली की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। भर्ती के महत्व को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए स्टॉल ने लिखा है, यह संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला है। ऐसा माना जाता है कि चीन में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित भर्ती के महत्व को समझा गया। भारत में आधुनिक लोक सेवाओं की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान सन 1853 के राजलेख के माध्यम से हुई। इसके पूर्व भी लोक सेवाएं थी, किंतु उनमें भर्ती का आधार नितांत स्वैच्छिक था। भर्ती का अर्थ, भर्ती का सामान्य अर्थ भरने से है। किसी संगठन में रिक्त पदों को भरना ही भर्ती कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि नव सैनिकों को रंगरूट शब्द भर्ती के अंग्रेजी नाम रिक्रूटमेंट से ही मिला है। संभवतः अंग्रेजी शासन में सैनिकों की भर्ती को रिक्रूटमेंट कहने से आम जनता ने सुविधा स्वरूप रंगरूट कहना शुरू होगा, लेकिन यहाँ भर्ती का तात्पर्य लोक सेवकों की भर्ती से है। सामान्य जन किसी रोगी को चिकित्सालय में दाखिल कराने या बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाने को भी भर्ती कहते हैं, जो कार्मिक प्रशासन की भर्ती से भिन्न है। प्रस्तुत
अध्याय में व्याख्यान में हम भर्ती का आश्रय सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के चयन से LT वाइट के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थान एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। वाइट साहब ये कहना चाहते हैं इस बच्चों कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करना, फिर उसके आधार पर चयन करवाना और उसके आधार पर रिक्त स्थान जो खाली पद भरे हुए हैं उनको आकर्षित करके उस सर्विस के बारे में बताना ही भर्ती कहलाता है। मार्शल डिमॉक के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए उच्च कौशल युक्त व्यक्तियों की खोज करना ही भर्ती है। भर्ती की आवश्यकताएं, नकारात्मक अवधारणा और सकारात्मक अवधारणा, दो आधार हैं इसके। कल्पना कीजिए कि एक मेज पर कांच का गिलास रखा है जिसका आधा भाग पानी से भरा है। किसी व्यक्ति से पूछें तो वह कहेगा आधा गिलास खाली है, जबकि दूसरा व्यक्ति उत्तर देगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। यद्यपि दोनों व्यक्तियों के ही उत्तर ठीक हैं, किंतु उनके मौलिक विचारों या जीवन दर्शन में व्यापक अंतर है। पहला व्यक्ति बुराई या कमी को पहले देखता है, यह उसकी नकारात्मक सोच है। ठीक इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हुए अच्छाई या उजले अंश को पहले देखता है। इसी प्रकार भर्ती की अवधारणाएं भी नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की हैं। नकारात्मक अवधारणा की भर्ती में भर्तीकर्ता, अभिकरण तथा निर्णयकर्ता मुख्यतः धूर्त व्यक्ति को संगठन से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। पूर्व में प्रचलित लूट प्रणाली में सत्ताधीश तथा परिचितों को नौकरी प्रदान किए जाने थे, चाहे वे योग्य हों अथवा नहीं हों। सकारात्मक अवधारणा में सभी उम्मीदवारों को योग्य मानते हुए उनमें से अधिक योग्य को ढूंढा जाता है, अर्थात अभ्यर्थी के गुणों को प्राथमिकता दी जाती है। सकारात्मक अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है, नंबर 1, बहुत आकर्षक ढंग से विज्ञापन देकर योग्य व्यक्तियों को संगठन की ओर बुलाया जाए। 2, योग्यता का निर्धारण पद की आवश्यकताएं और विशेषताओं के अनुरूप हो। नंबर 3, योग्यता का आकलन वैज्ञानिक पद्धति तथा परीक्षण से किया जाए। 4, योग्य, सक्षम तथा कार्यकुशल व्यक्तियों का ही चयन हो। 5, समुचित व्यक्ति को समुचित कार्य पर लगाया जाए। और 6, भर्ती का प्रशिक्षण के साथ गहन संबंध स्थापित हो। इस प्रकार सकारात्मक अवधारणा की भर्ती नीति को महत्व देकर संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। आधुनिक लोक सेवाओं में भर्ती के सकारात्मक तथा नकारात्मकता दोनों ही प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। दोनों के ही मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, भर्ती की जो पद्धतियाँ हैं, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। लोक सेवाओं में भर्ती 3 आधार पर होती है, बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती। नंबर 2, भीतरी या अप्रत्यक्ष भर्ती। और प्रतिनियुक्ति से भर्ती। जब किसी पद के लिए खुले बाजार में योग्य व्यक्तियों से आवेदन मांगे जाते हैं। भर्ती के लाभ और हानि दोनों ही हैं। सबसे पहले लाभ मैं आपको बताऊंगी। प्रत्याशियों के चयन हेतु व्यापक स्तर पर उपलब्ध रहना। नंबर 2, प्रत्येक स्तर पर नए एवं प्रतिभावान उम्मीदवार उपलब्ध हो सकते हैं। नंबर 3, सबके लिए समान अवसर ही मान्यता की पोषक है। 4, संगठन में किसी भी पद पर आने वाला व्यक्ति नया होता है, अतः उत्साह से कार्य करता है। नंबर 5, योग्यता के सिद्धांत के अधिक समीप है। और 6, नौजवान व्यक्ति को सेवा के अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं इसके कुछ दोष है। उच्च पदों पर अनुभवहीन व्यक्ति आते हैं जो पूर्ण दक्षता से कार्य नहीं कर पाते। 2, निम्न कर्मचारियों को विभाग में पदोन्नति न मिलने से कुंठा होती है। 3, पदोन्नति प्रकरणों में नवागंतुक युवक अधिकारी प्रौढ़ कर्मचारियों के तनाव में रहता है। 4, नवागंतुक अधिकारी को विभागीय प्रक्रियाएं समझने और प्रशिक्षण पर व्यय करना पड़ता है। और 5, आर्थिक रूप से पद्धति महंगी होती है। इस प्रकार भर्ती के ये कुछ लाभ और हानि हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको भर्ती की जाती है, योग्यता आधारित बाहरी या अप्रत्यक्ष भर्ती होती है। अधिकांश पदों पर बाहरी भर्ती ही होती है, लेकिन जब किसी विभाग में उच्च पद पर निम्न पदधारक
कार्मिकों को पदोन्नत किया जाता है तो यह भीतरी या अप्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। कई बार किसी पद विशेष पर कुछ कर्मचारी बाहरी भर्ती से तथा कुछ भीतरी से भरे जाते हैं। बाहरी तथा भीतरी दोनों ही प्रकार की भर्ती पद्धतियों में गुण और दोष व्याप्त हैं, जिनका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं। भर्ती की तीसरी पद्धति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने वाली, जो एक प्रकार से आंतरिक भर्ती का ही एक अंग है। बहुत से व्यक्ति से भर्ती नहीं मानते हैं। प्रतिनियुक्ति की निम्नलिखित पद्धतियाँ होती हैं। विभाग से विभाग में उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति, एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति और देश से विदेश में प्रतिनियुक्ति। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार दो प्रकार की हैं, अस्थायी भर्ती और स्थायी। जब किसी पद की अवधि कुछ माह या कुछ वर्ष की होती है तो वह अस्थायी भर्ती कहलाती है। ऐसी पद्धतियाँ परियोजनाओं के पदों पर अधिक होती हैं और अस्थायी पद होने के कारण प्राय नियोक्ता और कार्मिक संविदा पर भी लिया जाता है। लोक सेवा में अधिकांशतः स्थायी भर्ती होती है, कुछ पदों पर ही ऐसी तदर्थ नियुक्तियाँ होती हैं। तो आज के व्याख्यान में बच्चों मैंने आपके साथ में भर्ती के सभी प्रारूपों को समझाने का प्रयास किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही।